हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ढेर सारे गुड्स बनाते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे वुड से बनता है पेपर, शुगर केन से शुगर, आयरन ओर से आयरन बनता है, फिर उसमें और चीजें ऐड करके स्टील बनाते हैं। सो इससे पहले कि हम अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज की बात करें, लेट्स सी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो सब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही मिलती है। नंबर 2, एग्रीकल्चर में एज वी हैव सीन इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हमारा अच्छा होगा तो बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी कम हो जाएगी। नंबर 3, अगर हमारे यहाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे गुड्स तो हम दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने की वजह से हमारी कंट्री में पैसे आएंगे। नंबर 4, जब रॉ मटेरियल को अलग अलग तरह से हम लोग डाइवर्सिफाई करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को पैसा मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारी कंट्री प्रॉस्पर करेगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है और सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ज़रूरत होती है और जो एग्रो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको सामान प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो कि एग्रीकल्चर से मिलता है। जीडीपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है लगभग 27%, और इस 27% में 17% कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बाकी 10% माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी इन सब से होता है। बाकी एशियन कंट्री से कंपेयर करें तो उनके यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट काफ़ी अनस्टेडी रही है और कोविड के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ भी हुई थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं, तो फ्यूचर में हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट बढ़ती हुई दिख सकती है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाए इसका डिसीजन लेने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, जैसे रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल है या नहीं, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कि ये उस जगह पे अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट कर दी जाती है। बट ये सारी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए फैक्ट्रीज ऐसी जगह स्टार्ट की जाती हैं जहाँ इन सब का अरेंजमेंट कम प्राइस में किया जा सके। तो सबसे जरूरी बात है कोई भी चीज बनाने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। इन चीजों के अलावा दो और चीजें जो इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उस इंडस्ट्री को लेके, और जो भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है उसके लिए जो काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे वो उस काम के लिए स्पेशलाइज्ड हैं या नहीं। इंडस्ट्रीज इकोनॉमी के लिए इसलिए भी अच्छी हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज जहाँ भी स्टार्ट की जाती हैं उसके आसपास में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कभी कभी इंडस्ट्रीज को सिटीज के पास एस्टैब्लिश किया जाता है। सिटीज के पास एस्टैब्लिश करने का रीजन है कि वहाँ उनको मार्केट अवेलेबल रहता है और सर्विसेज मिलती हैं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइस। कभी कभी क्या होता है कि कई सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पे लोकेटेड होती हैं और अर्बन सेंटर्स में जो भी एडवांटेजेस होते हैं वो एडवांटेजेस वो सारी इंडस्ट्रीज साथ में मिलके लेती हैं। इसको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इसका एग्जाम्पल है बैंगलोर में जहाँ ज्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। इंडिपेंडेंस से पहले ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पोर्ट्स के पास सिचुएटेड थी क्योंकि तब ज्यादातर चीजें ट्रेड होती थी, इसलिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब जगह ज्यादा इंडस्ट्रीज होती थी। इंडस्ट्रीज कई तरह की होती हैं और कई तरीके से हम उनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। पहला इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो कहाँ से आया है। इसमें से एक होती है एग्रो बेस्ड, यानी जब एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड, जब इंडस्ट्रीज को मिनरल्स चाहिए होते हैं। या फिर इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है। इसमें एक होती है बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्रीज जो ऐसा चीज प्रोड्यूस करती हैं जो कई और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जिसका सामान डायरेक्टली कंज्यूमर्स के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। इस बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री को कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। जिसमें कम कैपिटल इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किया जाता है वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे कि इंडस्ट्री को ओन कौन करता है। इसमें एक होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जिसको ओन करती है गवर्नमेंट, जैसे BHEL, SAIL और बहुत सारी। दूसरी होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जिनको कि कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप मिलके ओन करते हैं, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जिसको स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल मिलके ओन करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर जिसको कि कई लोग मिलके कलेक्टिवली ओन करते हैं। या फिर इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है। अगर रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों ही हल्के होंगे तो ये होगी लाइट इंडस्ट्री, और अगर रॉ मटेरियल या फिर प्रोडक्ट इनमें से कुछ भी भारी है तो ये हो जाएगी हैवी इंडस्ट्री। तो एक एक करके हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। पहले बात करते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज की। एग्रो इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर, ये सब एग्रो इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और बहुत से लोग काम करते हैं इस सेक्टर में। इतना ही नहीं, इस सेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी होती है। ये हमारे देश की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम सेल्फ रिलायंट है, यानी जितनी भी चीजें चाहिए हमें इसमें प्रोडक्शन के लिए वो सारी हमें इंडिया में मिल जाती हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स हम बहुत ही एंशिएंट टाइम से इंडिया में देख रहे हैं। पहले हाथ से इनको बनाते थे, बट 18th सेंचुरी में पावर लूम आई तो इनको मशीन से बनाया जाने लगा। तो सिंपल सी बात है, जो मशीन में बनता है वो जल्दी बन जाएगा, बट जो हाथ से बनेगा उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। जो हाथ से बना होगा उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा और जो पावर लूम से बना होगा उसका प्राइस थोड़ा कम होता है। इसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो मिल में बनाए हुए प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाई। देश में सबसे पहली टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश की गई थी मुंबई में 1854 में। पहले ज्यादातर कॉटन इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में थी, क्योंकि यहाँ पे कॉटन अच्छा होता है ब्लैक सॉइल की वजह से। यहाँ मार्केट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पोर्ट भी है, लेबर है और मॉइस्ट क्लाइमेट है। और इस इंडस्ट्री की वजह से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जैसे फार्मर्स को, कॉटन बॉल प्लकर्स को, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग और सुइंग में। और ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से भी सामान लेती है, जैसे केमिकल्स और डाइज, पैकेजिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग वर्क्स। स्पिनिंग अभी भी ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होती है। स्पिनिंग में होता क्या है कि जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उनको रोल करके थ्रेड्स या यार्न बनाए जाते हैं। वीविंग में इन थ्रेड्स की हेल्प से फैब्रिक बनाया जाता है। और वीविंग जो है वो देश के अलग अलग एरियाज में होती है, जो हमारे यहाँ इतनी अलग अलग वैरायटी से सब बनाते हुए आ रहे हैं उसके हिसाब से। वीविंग से फैब्रिक बनाने के लिए हैंडलूम, पावर लूम का यूज किया जाता है। खादी बनाने के लिए वीविंग और स्पिनिंग दोनों ही हाथ से होती है, जिसमें कि देश के कई लोग एम्प्लॉयड हैं। हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि स्पिनिंग में जो यार्न प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बट ये यार्न जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज में, जैसे चाइना में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, इन सब जगह पे। तो वीविंग, निटिंग या प्रोसेसिंग के लिए इतनी अच्छी क्वालिटी का यार्न नहीं मिल पाता। तो स्पिनर्स और वीवर्स या टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स में कनेक्शन नहीं है और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का ही लॉस होता है, क्योंकि जब यार्न एक्सपोर्ट करते हैं वो कम दाम पे एक्सपोर्ट होता है। यही अगर यार्न को फैब्रिक बना के बेचा जाए तो ज्यादा पैसे में एक्सपोर्ट होगा और हमारे लोगों का ही फायदा होगा। इसके अलावा पावर सप्लाई ढंग की चाहिए इस इंडस्ट्री में। वीविंग और प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मशीनरीज चाहिए, प्लस लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। और जो कॉटन टेक्सटाइल है इनको सिंथेटिक फाइबर से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनसे कम्पीट करना पड़ता है। जूट टेक्सटाइल्स इंडिया में सबसे ज्यादा रॉ जूट और जूट के प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक्सपोर्ट करने के मामले में बांग्लादेश सबसे आगे है और इंडिया सेकंड नंबर पे है। सबसे पहली जूट मिल कोलकाता की रिशरा में लगी थी 1855 में। पार्टीशन के पहले क्या था कि ज्यादातर मिल्स वेस्ट बंगाल में थी और जो प्रोडक्शन होता था वो ईस्ट बंगाल में होता था। बट 1947 में पार्टीशन के बाद हमारे यहाँ मिल्स ही रह गई और 3/4 जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो चला गया पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास, बट धीरे धीरे यहाँ हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अभी की बात करें तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज बंगाल में है, हुगली रिवर के पास के एरिया में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एरिया में जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। जूट बनाने के लिए पानी चाहिए, वो भी यहाँ मिलता है रिवर की वजह से। रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज है। काम करने के लिए लोग चाहिए, वो आसपास के स्टेट से आ जाएंगे। कोलकाता पास में है, जिसकी वजह से जो हमें सिटी की सर्विसेज चाहिए वो भी मिल जाती है। इस इंडस्ट्री को बाहर की कंट्री से बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड से, क्योंकि इन सब जगह जूट बनता है। या फिर जूट इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस करना पड़ता है जूट की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से, बट क्योंकि जूट एनवायरमेंट फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल है, तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और इसकी वजह से हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। और इंडिया से यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया जूट एक्सपोर्ट किया जाता है। बस जूट के लिए ये करना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि और भी ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सके। शुगर इंडस्ट्री, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है ब्राजील में और दूसरे नंबर पे इंडिया में होता है। इसके अलावा गुड़ और खांडसारी सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होती है। जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है शुगर बनाने के लिए, ये भारी होता है और अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसका सुक्रोज लेवल कम होता है, जिसकी वजह से शुगर कम प्रोड्यूस होती है। इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो उन जगह होती है जहां रॉ मटेरियल जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जो शुगर मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में है। 60% मिल्स यूपी और बिहार में ही है। ये इंडस्ट्री सीजनल है, यानी कुछ महीने ही इस इंडस्ट्री में काम होता है, इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने के लिए ये इंडस्ट्री सही होती है। बीते सालों में ये इंडस्ट्री सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में बढ़ रही है, स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि इन जगह पे जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसमें ज्यादा सुक्रोज लेवल होता है और इतनी गर्मी नहीं होती, जिसकी वजह से ज्यादा टाइम मिलता है क्रशिंग के लिए। और इन स्टेट्स में कोऑपरेटिव सेक्टर ज्यादा सक्सेसफुल है। इस इंडस्ट्री का मेजर चैलेंज यही है कि ये सीजनल है, इसमें प्रोडक्शन के तरीके ओल्ड और इनएफिशिएंट है। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में काफी समय लगता है और ये भी जरूरत है कि जो बाय प्रोडक्ट होता है इस इंडस्ट्री में, इसका यूज करना चाहिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिन इंडस्ट्रीज में मिनरल्स और मेटल्स रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। इसमें ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बेसिक इंडस्ट्री है, यानी बाकी इंडस्ट्रीज चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो या स्मॉल इंडस्ट्री हो, उनको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल चाहिए होता है। स्टील का यूज बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। जिस कंट्री में जितना ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन होगा और जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, उस कंट्री को मानते हैं कि वो उतनी ही डेवलप्ड है। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री है, यानी इनमें जो रॉ मटेरियल होता है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, ये दोनों काफी भारी होते हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा आता है। स्टील बनाने के लिए आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन चाहिए होता है 4:2:1 के रेशियो में, और थोड़ी क्वांटिटी में मैंगनीज भी चाहिए होता है स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ऐसे में स्टील प्लांट की आइडियल लोकेशन किधर होगी? छोटा नागपुर प्लेटो में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। इसके मेन रीजंस हैं कि यहाँ पे सस्ते दाम में आयरन ओर मिल जाता है और अच्छी ग्रेड का रॉ मटेरियल मिल जाते हैं आसपास के एरियाज से। यहाँ पे काम करने के लिए चीप लेबर मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन होता है चाइना में, सेकंड नंबर पे इंडिया है। ये कंपैरिजन है 2014 से 2018 तक इंडिया और चाइना में कितना प्रोडक्शन हुआ है। 1950s में इंडिया और चाइना दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस होता था, बट अब चाइना काफी आगे निकल गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो अपना स्टील प्रोडक्शन SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू मार्केट में लाती हैं। ये तो रही स्टील प्रोडक्शन की बात। स्टील कंजम्पशन की बात करें तो 2018 में वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज स्टील का कंजम्पशन 224.5 kg था, जबकि चाइना में पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन 590.1 kg था और इंडिया में 73.3 kg। तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बट हम अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोकिंग कोल बहुत महंगा है और कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेबर तो इजीली मिल जाता है बट उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। एनर्जी की इरेगुलर सप्लाई है
और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए हमारे उतना नहीं होता है, इसलिए हम लोग बाहर की कंट्री से स्टील इंपोर्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडस्ट्री में ग्रोथ शुरू हुई है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की वजह से, और इस इंडस्ट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है अगर हमें बाहर की इंडस्ट्री से कम्पीट करना है और अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने वाली इंडस्ट्रीज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इकोनॉमी में। एल्यूमिनियम लाइट होता है, कोरोजन नहीं होता उसमें आयरन की तरह, और हीट का अच्छा कंडक्टर भी होता है। ये मेलिएबल होता है, यानी अलग अलग शेप्स में बनाया जा सकता है, और जब इसमें अलग अलग मेटल्स मिलाए जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, यूटेंसिल्स, वायर बनाने में यूज होता है, और इतने बेनिफिट्स की वजह से ये आयरन, स्टील, कॉपर और जिंक की जगह यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स में एल्यूमिनियम को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये है ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। मेन जो ओर यूज किया जाता है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो है बॉक्साइट। ये बल्की होता है और डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज उस जगह होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई हो और ओर की भी रेगुलर सप्लाई हो मिनिमम कॉस्ट पे। केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज केमिकल्स बनाती हैं, और ये जो केमिकल्स हैं ये लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनों ही यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स दोनों ही बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ये यूज होता है फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव्स, पेंट्स, डाइज बनाने के लिए, और नाइट्रिक एसिड, अल्कालीज, सोडा ऐश जो कि यूज होता है ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर बनाने के लिए, और कॉस्टिक सोडा। ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो इसमें पेट्रोकेमिकल्स आते हैं जो कि यूज होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए। इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो देश भर में फैली हुई हैं, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो लाइट होता है और ये हर जगह इजिली अवेलेबल हो सकता है। बट जो ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने की इंडस्ट्रीज होती हैं ये लोकेटेड होती हैं ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास में। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोड्यूस होता है उसमें से आधा तो केमिकल इंडस्ट्री खुद ही कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि कोई और केमिकल बनाने के लिए हमें केमिकल की जरूरत होती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश होता है। पोटैश क्योंकि हमारे भारत में नहीं होता है इसलिए हमें ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जब ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाने लगा उसके बाद से इस इंडस्ट्री में काफी एक्सपेंशन हुआ, और ये मिलती हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट की जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स और डैम्स बनाने में यूज होता है। इस इंडस्ट्री में बल्की और हैवी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जैसे लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। इसके अलावा कोल चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए और रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सबसे पहला सीमेंट प्लांट चेन्नई में सेटअप किया गया था 1904 में, और अभी के टाइम बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं देश भर में जो कि बाहर की कंट्री में भी सीमेंट एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया में, और कंट्री के अंदर भी सीमेंट की काफी डिमांड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स की वजह से गुड्स और सर्विसेज बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ये सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ और इंडिया में अलग अलग कंपनीज अपनी कार्स लेके आई तो लोगों में डिमांड बढ़ गई अलग अलग तरह की कार को लेके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ट्रांजिस्टर से लेके टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और भी जितने भी कम्युनिकेशन में इक्विपमेंट यूज होते हैं ये सब। बेंगलुरु इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर में भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं, और जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो लोकेटेड है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज मिली है और ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ग्रोथ हो रही है इसी की वजह से इंडिया का IT सेक्टर ग्रो हो रहा है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भले ही बहुत ही योगदान हो, बट इनकी वजह से हमारा लैंड, वाटर, एयर और नॉइस पोल्यूशन हो रहा है और उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। एयर पोल्यूशन करती है केमिकल्स और पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्न्स, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, और जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तब तो इनसे अलग अलग तरह की हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा डस्ट, स्प्रे, मिस्ट और स्मोक भी निकलती है। इन सब की वजह से हमारी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचता है और न सिर्फ हमारी बल्कि प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है। वाटर पोल्यूशन, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल्स और डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से की वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और आयरन और स्टील स्लैग्स ये मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में। थर्मल पोल्यूशन, ये तब होता है जब फैक्ट्री से गर्म पानी डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है बिना उनको कूल किए। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट मटेरियल से कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स या मिसकैरेज भी हो सकता है। जब वेस्ट को डंप किया जाता है जैसे ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स और गार्बेज, तो इन सब की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तो खराब होती ही है। इसके अलावा ये जो केमिकल्स हैं ये रेन वाटर के साथ ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो जाता है। नॉइस पोल्यूशन, इसकी वजह से ना केवल इरिटेशन और गुस्सा आता है बल्कि इसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा और भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक ड्रिल से काफी नॉइस पोल्यूशन होता है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, हर 1 लीटर पानी जो इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करती हैं उससे हमारा 8 लीटर फ्रेश वाटर खराब होता है। सो वी कैन ओनली इमेजिन कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो इतना डेली पानी डाली जा रही हैं, तो इससे हमारी नदियां कितना ही पोल्यूट हो रही होंगी। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं? एक तो ये कर सकती हैं पानी को ज्यादा से ज्यादा रीयूज करे और रिसाइकिल करे, हर बार फ्रेश वाटर ना ले। दूसरा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तीसरा है कि हॉट वाटर या फिर अगर पोल्यूटेड वाटर हो तो उसको हमेशा ट्रीट करके ही रिवर या पॉन्ड में रिलीज करना चाहिए। ट्रीटमेंट 3 फेजेस में होते हैं। पहला मैकेनिकल मीन से, जिसमें स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है। और फिर टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से ट्रीट किया जाता है। चौथा है कि ग्राउंड वाटर कितना यूज कर सकती हैं ये इंडस्ट्रीज, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में वो यूज कर सकती हैं। पांचवा है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स यूज करने चाहिए। नंबर 6 है नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जनरेटर्स में साइलेंसर फिट करना चाहिए। 7th है मशीन्स को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो एफिशिएंट हो, कम आवाज करे, कम एनर्जी में चल सके। सो या इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये समझ आया so give it a big thumbs up. All the best for your exam. Have a great day. Bye.